तो बात करेंगे सीड के बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि सीड के अंदर इतनी ज़्यादा पावर होती है, इतनी क्षमता होती है कि वो पूरा का पूरा जंगल बना सकता है। एक अकेला सीड, एक अकेला बीज पूरा का पूरा वो जंगल बनाने की क्षमता रखता है। अब अपने आप को सीड से तुलना मत करने लग जाना कि यार सीड तो इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतनी क्षमता है उसकी, मेरी तो कोई क्षमता ही नहीं है, मैं तो दिन भर घर पे पड़ा रहता हूँ, मैं तो नालायक हूँ। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। उसका काम ही सिर्फ वही है। आपका काम है पढ़ाई करना, अच्छे से जॉब लेना और देश का नाम रोशन करना। आपको सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं करना है। वैसे भी 8 बिलियन पेपर हो चुके हैं धरती पे और जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो सीड जो काम कर रहा है उसको अच्छे से करने दो, अपना आप काम करते रहो। ठीक है। तो सीड जो है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग सीड टेक्नोलॉजी, क्यों पढ़ रहे हैं? अब देखो हमारे धरती पे 8 बिलियन पीपल हो चुके हैं और 2050 तक 10 बिलियन हो जाएंगे। और लोग इसी बढ़ रहे हैं। जमीन तो हमारे पास उतनी ही है। हमको उगाने हैं अच्छे खासे बीज, पैदावार लगेगी तभी ना सब लोग खा पाएंगे अच्छा खासा खाना। तो सीड को अच्छे से स्टोर करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अच्छी पैदावार निकले, हाइब्रिड सीड जर्मिनेट हो, सीड का कलेक्शन अच्छे से कर पाएँ, फार्मर को अच्छे से अच्छी वैरायटी की सीड मिल पाए। तो सीड टेक्नोलॉजी की मदद से ही हम ये सब चीज़ें पॉसिबल कर पाएंगे। इसीलिए हम सीड टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और इसमें बहुत सारे चीज़ें आती हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं इसके। वो सब एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। जो मेन मेन चीज़ें एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बस इतना याद रखो कि सीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पूरी की पूरी जो आपकी फूड ग्रेन्स है इसी पर डिपेंडेंट है कि कैसा फूड खाना आपको मिलने वाला है। ठीक है। और अभी आप मार्केट में देखेंगे तो बहुत सारे इंडिया में भी और बाहर देशों की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी खुल चुके हैं, प्राइवेट कंपनियां जो कि अपना सीड बेचती हैं। ठीक है। सीड कंपनी सुने होंगे ना, सीड की अलग अलग कंपनी खुल रही है, वहाँ पे जॉब भी वगैरह मिलता है। मैंने वीडियो बनाया हुआ है उनके ऊपर सीड के टॉप कंपनीज के बारे में। तो समझते हैं। आज हम बात करेंगे व्हाट इज सीड, सीड के बारे में, और एनाटॉमी ऑफ सीड, क्लासेस ऑफ सीड, सीड डोरमेंसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और क्या क्या अच्छे क्वालिटी के सीड की क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उनका। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सीड, सीड क्या है भैया? तो दिमाग पे दौड़ डालो, थोड़ा सा समझो कि भाई सीड क्या है। तो इस डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। तो बारी बारी से सारे टर्म को क्लियर करते हैं। तो आप लोग, जो लोग चने खाए होंगे सुबह सुबह, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा यहाँ पे। जब आप रात में चने भिगो कर रखते हैं, ठीक है, आपके छोटे छोटे चने होते हैं, अपने भिगो के रख दिए खोरे में पानी में डालकर, वो थोड़े सुबह देखेंगे तो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, है ना? चने आपके थोड़े से बड़े हो गए। ऐसा क्यों होता है? अब चने के नीचे जब ये नुकीला वाला पार्ट होता है, यहाँ इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो छोटा सा छेद बना होता है। ठीक है। इस छेद के थ्रू पानी जो है अंदर जाता है। अब जो बाहरी लेयर होता है चने का उसको बोलते हैं सीड कोट। किसी भी सीड का जो बाहरी लेयर होता है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, उसको बोलते हैं सीड कोट, है ना? हर एक सीड में आपको देखने को मिलेगा, कभी किसी किसी सीड में डबल लेयर मिल जाती है। तो ठीक है। तो ये सीड कोट क्या होता है, फैल जाता है जब पानी उसके अंदर जाता है तो स्वेल हो जाता है और वो बड़ा हो जाता है इस टाइप से। अब इस छोटे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? माइक्रो पाइल। तो यहाँ से ही पानी जाता है और हर एक सीड में आपको माइक्रो पाइल देखने को मिलेगा। किसी भी सीड में छोटा सा हो जाएगा, किसी सीड में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो छोटी हरी वाली चने होती है ना, सॉरी काली वाली मटर होती है, वो जल्दी फूलती नहीं है। ठीक है। उसको 2-3 दिन भिगो के रखेंगे तब जाके उसमें वो फूलता है, तब खाने लायक होता है। चना क्या है, माइक्रोपाइल थोड़ा सा बड़ा होता है, वो रात में भिगो के रख दो, आप 12 बजे रख दो, 6 बजे तक वो फूल जाता है, क्योंकि उसका माइक्रोपाइल बड़ा होता है, उसमें पानी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए वो छोटे वाले चने के अंदर माइक्रोपाइल बहुत छोटा होता है और वो उतने जल्दी से पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो बहुत धीरे धीरे वो फूलता है। तो यही मेन फैक्टर रहता है जो आपका चने का फूलना और उसको उसमें से अंकुरण आना। ठीक है। तो मेन काम क्या है, जब यहाँ पे लिखा गया है कि भाई अगर किसी भी सीड को जर्मिनेट होना है तो उसके पास तो भैया पानी चाहिए ही चाहिए। ठीक है। हवा दे दो, मॉइस्चर थोड़ा बहुत है और टेम्परेचर लगा दो, वो आराम से जर्मिनेट हो जाएगा। उसके लिए किसी भी सॉइल की ज़रूरत नहीं है। जर्मिनेशन की बात हो रही है यहाँ पे, पेड़ बनाना नहीं है हमको। आप हाथ में रख दो, ठीक है, अगर आपके पास क्षमता है तो हाथ में चने ले लो, उसमें पानी डाल के रात में बैठे रहो, सुबह उठ के देखोगे तो वहाँ से जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा, अंकुरण आना शुरू हो जाएगा। तो पानी की ज़रूरत है, हवा की, मॉइस्चर की, और टेम्परेचर थोड़ा बहुत रूम टेम्परेचर रहा तो वो कारगर साबित होते हैं किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए। बस ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरत रहेंगे। ना तो किसी सॉइल की ज़रूरत है, न्यूट्रिशनल वैल्यू की ज़रूरत है, ना किसी सनलाइट की ज़रूरत है। सीड जर्मिनेशन की बात हो रही है।
ठीक है। अब यहाँ पे जर्मिनेशन टर्म जो है उसको समझना जरूरी है आपको। अब देखो यहाँ पे सीड है, ये कांच में एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये बनाया गया है। तो ये आपको सीड दिख रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, इसका क्या आ रहा है, पहले सबसे पहले ये क्या आ रहा है, रूट आ रहा है। ठीक है, कोई भी सीड हो, ठीक है, कोई भी सीड हो, उसमें आपका सबसे पहले जब उसको हम लोग ऐसा जर्मिनेशन ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे रेडिकल ग्रोथ होती है। उसके बाद यहाँ पे प्ल्यूमल ग्रोथ शुरू हो रही है। ये दो ग्रोथ देख रहे हैं आप लोग, ये रेडिकल, ये आपका प्ल्यूमल। ये रेडिकल रेडिकल यानी कि आपका रूट वाले पार्ट जो भी नीचे जा रहे हैं, डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, सॉइल के अंदर की तरफ जा रहे हैं, वो सारे आपके रेडिकल ग्रोथ हो कहलाते हैं। और ये जो यहीं से आपका ऊपर की तरफ जो ग्रोथ हो रही है उसको प्ल्यूमल यानी कि सूट वाला पार्ट। ठीक है, सूट वाले पार्ट ऊपर की तरफ भाग जाते हैं और नीचे की तरफ आपके रूट वाले पार्ट। ठीक है। अब इसमें मुझे बताओ कि कहाँ तक, एक दो तीन चार, यहाँ तक क्या हो रहा है, यहाँ तक क्या हो रहा है, चीज़ें जर्मिनेशन ही हो रही है जब तक हमारा प्ल्यूमल, ये प्ल्यूमल देख रहे हो, ये ऊपर वाला सूट वाला पार्ट जब तक सॉइल से बाहर नहीं आया है तब तक इसको क्या बोलेंगे, अभी तो जर्मिनेशन ही चल रहा है। ठीक है, जब तक, अब ये साइड से देख रहे हैं इसलिए हमें दिख रहा है थोड़ा सा जर्मिनेट हो चुका है, लेकिन अभी तक क्या है, सॉइल के बाहर नहीं आया है। तो कि यहाँ पे जर्मिनेशन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ तक सारे सभी जगह पे जर्मिनेशन ही हो रहा है सीड का। जब तक सूट वाला पार्ट, जो आपके ये लीफ वाले पार्ट हैं, तने बाहर नहीं आते हैं सॉइल के, तब तक वहाँ पे क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। जैसे ये बाहर आ जाएंगे तो क्या होगा, इमरजेंस हो जाएगा। ठीक है, दो टर्म क्लियर हो गए। जर्मिनेशन कब तक है, जब तक आपका प्ल्यूमल बाहर नहीं आता है सॉइल के, तब तक वहाँ पे जर्मिनेशन होगा। जैसे ही आपको बाहर दिखने लगे भाई इमरजेंस हो गया, इमरजेंस हो गया, बस तो मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दो कि भाई इमरजेंस हो गया भाई। ठीक है, तो बस ये दो टर्म समझ गए, तो इस इमेज को ध्यान में रखना। अब एक चीज़ और ऑब्जर्व करो यहाँ पे, देखो ये सीड जो है अंदर ही रह गए हैं, जो हमारा सीड है वो सॉइल के अंदर ही है, और यहाँ पे प्ल्यूमल ग्रोथ हो गई और रेडिकल ग्रोथ हो गई। इसको एक टर्म और बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाइपोजियल जर्मिनेशन। ठीक है, ये आपका सीड अंदर ही रह गया, हाई सीड जो है आपका इनसाइड, इनसाइड द सॉइल, जिसको बोलते हैं हम लोग, जो हमारा सीड यानी कि कॉटिलिडन जो है हमारा सॉइल के अंदर ही रह गया है। ठीक है, तो सीड जो है वो सॉइल के इनसाइड ही रह गया है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको मिटाओ, यहाँ पे लिख दो हाइपोजियल जर्मिनेशन। जर्मिनेशन समझ गए, तो उसी का एक और नाम दे दिए कि भाई हाइपोजियल जर्मिनेशन कब होगा, जब हमारा कॉटलेडॉन जो है, सीड जो है, उस सॉइल के अंदर ही रह जाए। यहाँ पे देखो, अभी दूसरा इमेज दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपो से याद रखो, हाइपो यानी कि बिलो। ठीक है, और एक और टर्म होता है ईपी, ईपी, ईपीजीएल जर्मिनेशन। तो ईपी से क्या मतलब है, एबव। ठीक है, तो ये दो टर्म यहाँ से क्लियर रखो हमेशा के लिए कि भाई हाइपोजियल जर्मिनेशन कब शो होगा, जब हमारा कॉटिलिडन, जब हमारा सीड जो है सॉइल के अंदर रह जाएगा। ठीक है, बिलो होगा, ठीक है, बाहर नहीं आएगा। तो ये टर्म आपके हाइपोजियल को दर्शाता है। और एपीजियल जर्मिनेशन कब होगा, जब कॉटिलिडन जो है, सीड जो है सॉइल के बाहर आ जाता है। ठीक है, आपको ये इमेज दिखाऊंगा, हाँ यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे देखो रेडिकल ग्रोथ हुई, रूट्स हमारे बने यहाँ पे, वही हमारा आधार बन जाते हैं। जो सीड होता है वो बाहर आ जाता है, जो कि प्ल्यूमल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। आगे चल के यही आपके पत्ते वगैरह बनेंगे, तने बनेंगे, लेकिन हमारा जो रूट है वो सिर्फ सॉइल में है। अब इसमें देखो, जो सीड है, सीड तो अंदर ही है। ठीक है, यहीं से हमारा रेडिकल बना, यहीं से प्लीमल ग्रोथ हुई, लेकिन सीड अंदर ही है, सॉइल के अंदर ही है। इसमें क्या हुआ, रेडिकल ग्रोथ हुई, और जो हमारा सीड था वो सब सब लेके ऊपर चला गया, भाई चलो ऊपर, हमको सॉइल में नहीं रहना है। तो ये आपका क्या हो गया, एपीजीएल जर्मिनेशन। ठीक है, एपीजीएल जर्मिनेशन, और इसको क्या बोलेंगे, हाइपोजियल जर्मिनेशन। ठीक है, दोनों टर्म क्लियर हैं आपको। तो एपी से ईपी से क्या समझ लेना, एबव, यहाँ पे सीड की बात हो रही है। और हाइपो से क्या समझ लेना कि बिलो, बिलो हाइपो, बिलो हाइपो। ठीक है,
अगर इसका एग्जांपल देखना चाहेंगे तो आप सिंपल समझ सकते हैं, जो हमारे बीन्स होते हैं, पीज मटर वगैरह होते हैं, तो मटर ज़्यादातर वो ज़मीन के अंदर ही रह जाते हैं, जो दो टुकड़े में बढ़ जाते हैं ना। अगर आप कोई भी अगर देखना चाहें हाइपोजियल जर्मिनेशन ना, तो जितने भी ग्रास वाली फैमिली है, ग्रास फैमिली के जितने भी सीड वगैरह हैं, वो लोग ज़्यादातर हाइपोजियल जर्मिनेशन शो करते हैं। वो सीड के जो मेन अपना कॉटलीडन होता है, जो सीड होता है, वो सॉइल के अंदर ही रह जाता है, बाकी रेडिकल और प्लूमेल ग्रोथ होगी, वही आगे चल के प्लांट वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो बीन्स एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख लो, बीन्स और पीज। और जो भी आपके ग्रास फैमिली के सीड हैं, वो लोग हाइपोजियल जर्मिनेशन शो करते हैं। और एपीजियल की बात करें तो इसमें आपका सनफ्लावर, सनफ्लावर का सीड जब आप जब देखते हैं, देखो कभी देखें ना जाके, सनफ्लावर सीड जब जर्मिनेट होता है तो वो सॉइल के अंदर बीज वगैरह लेके सब बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका एपीजियल जर्मिनेशन शो करता है। तो अब जर्मिनेशन होने के लिए क्या कंडीशन थी, उसके बारे में बात करेंगे। जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बात बताई, उसको हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चीज़ें बनाई हुई है। तो मेन क्या बताया कि भाई जल चाहिए, वायु चाहिए, प्रकाश चाहिए, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीड के जर्मिनेशन के लिए। जर्मिनेशन होना है तो जल, वायु, प्रकाश, तीन जो फैक्टर है मेन किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए। अब इनमें देखते हैं, एक इनबाइबेशन का प्रोसेस होता है, जैसा हमने आपको बताया कि सीड के अंदर क्या होता है, एक माइक्रोफाइल पाई जाती है, माइक्रोपाइल पाई जाती है। ठीक है, जिसके थ्रू वहाँ पे वाटर का अंदर की तरफ जाना, फिर एब्जॉर्ब होगा, और जिसकी वजह से सीड कोट फैल होगा। ठीक है, तो वो सीड फैलेगा, अंदर जो भी प्रक्रियाएं होंगी, इंजाइम एक्टिविटीज़ वगैरह अंदर जाके होंगी, थोड़ा हवा पानी घुसेगा जिसके अंदर से एटीपी फॉर्मेशन होगा, एनर्जी मिलेगी। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इनबाइबेशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि भाई वहाँ पे सॉइल में आपका वाटर का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इम्बाइबेशन कब होगा, जब वहाँ पे सॉइल में वाटर होगा प्रेजेंट, तभी होगा। ठीक है, सॉइल में मॉइस्चर तो है ही है, जब हम एयर जब हम उसको क्या बोलते हैं, इरिगेशन वगैरह देते हैं, उसके बाद इम्बाइबेशन का प्रोसेस इसमें होता है। ठीक है, सॉइल में मॉइस्चर उससे ज़्यादा ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। मेन इम्बाइबेशन का प्रोसेस जब कब होगा, जब वाटर का वहाँ पे अप्लीकेशन होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द इनबाइबेशन प्रोसेस, तो वाटर मार के आना, एयर और टेम्परेचर वगैरह कुछ मार के मत आना। ठीक है, वाटर मार के आना। तो यही चीज़ें हैं। जब इम्बाइबेशन हो जाएगा तो सेकेंड प्रोसेस क्या होती है इसमें, आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब कि आपका सांस वगैरह लेना। अब थोड़ी ये क्या है कि एक जीवंत प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे, एक बीज से प्लांट बन रहा है ना। अब प्लांट बनने के लिए भाई एनर्जी वगैरह चाहिए, तो उसके लिए क्या लगेगा, थोड़ा बहुत हवा चाहिए उसको। ठीक है, सॉइल में जो भी एरेशन वगैरह होगा, क्या अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। आप पत्थर पे ग्रो कर लेंगे क्या सीड को, बिल्कुल नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो बढ़िया से जब हम किसी भी सॉइल को टीरेज वगैरह करके एकदम भुरभुरा बना देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी नहीं होनी चाहिए अगर सीड को जर्मिनेट करना है। तो पूरा मिट्टी को अच्छे से टीरेज करवाओ, एरेशन वगैरह अच्छा करो, वहाँ पे देखेंगे तो जो सीड का जर्मिनेशन था बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो जब टीरेज वगैरह अच्छी होगी तो एरेशन अच्छा होगा सॉइल में, तो वहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी तो एनर्जी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन होगा, एनर्जी बनेगी। इतनी एनर्जी पर्याप्त रहेगी जिससे कि प्लांट जो सीड है वो जर्मिनेट हो जाए, एक प्लांट के रूप में बड़ा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सॉइल मॉइस्चर और एयर दोनों यहाँ पे रोल प्ले करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो जैसे ही वहाँ पे एयर वगैरह मिलता है, तो वही चीज़ें मैंने बताई कि केमिकल एंजाइम्स जो है एक्टिव हो जाते हैं। जो भी सीड के अंदर स्टोर्ड फूड होता है वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके थ्रू वहाँ पे ग्रोथ शुरू होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आती है मेन चीज़ें, प्रकाश, लाइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कुछ ऐसे सीड हैं जिसको बोलते हैं हम लोग फोटोप्लास्टिक और नॉन फोटोप्लास्टिक। तो पॉजिटिव लाइट्स आती है दिन में, नेगेटिव लाइट्स आती है रात में, बस ये याद रखो कि भाई कुछ ऐसे फोटोप्लास्टिक सीड हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक, कुछ बोलते हैं आपके निगेटिव फोटोप्लास्टिक। पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक जो कि सिर्फ और सिर्फ दिन में जेमिनेट होंगे। जैसे टोबैको का प्लांट अगर आप लगा रहे हैं तो दिन में सीडलिंग करना, रात में करोगे तो जेमिनेट नहीं होगा, क्योंकि ये फोटोप्लास्टिक है भाई साहब, पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक है। अगर आप लगा रहे हैं तो सूरज की रोशनी चाहिए इसमें। ठीक है, और निगेटिव वाले जो हैं, जैसे आपका ओनियन का सीड हो गया, तो ये रात में भी जर्मिनेट आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन फोटोप्लास्टिक उनको टेंशन नहीं है, अगर आप दिन में लगाओ रात में लगाओ, इनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, जर्मिनेट होते ही है। ठीक है, लाइट आएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है,
तो क्या हर एक टेम्परेचर पे सीड आपका जर्मिनेट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए बोला गया कि भाई 5 से लेकर 45 के बीच में ये रेंज मानी जाती है किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए। और एवरेज जो रहता है आपका स्टैंडर्ड जो रहता है 25 ±3। ठीक है। अगर 28 या फिर 22 के बीच में रहा तो बेस्ट माना जाता है कि यहाँ पे आराम से सीड आपका जर्मिनेट हो जाएगा। अगर 5 के नीचे चले गए, 45 के ऊपर चले गए, इसीलिए इस बार देखा होगा आपने प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कटौती आई है। ठीक है। जो इस बार का एस्टिमेट निकल के आया है फूड ग्रेन प्रोडक्शन का, तो उसमें देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कमी हुई है, क्योंकि इस बार का टेम्परेचर बहुत हाई चला गया, 48 तक चला गया था, 50 तक चला गया था बहुत सारे राज्यों में। तो हीट वेव का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे जेमिनेशन में, और जो हमारे पैदावार वगैरह हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सही ग्रोथ लेनी है, सही सही पैदावार लेनी है, तो इतना टेम्परेचर आपका होना चाहिए। ठीक है। तो सीड पे लाइट पड़ रही है तो क्या ऐसे ही पड़ रही है तो एब्जॉर्ब कर लेगा क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो सीड को चाहिए भाई, कुछ एंजाइम्स होते हैं प्रेजेंट। देखो, सीड एब्जॉर्ब द लाइट थ्रू पिगमेंट कॉल फाइटोक्रोम। तो एक फाइटोक्रोम नाम का पिगमेंट पाया जाता है सीड में, जिसको हम लाइट सेंसर के रूप में भी जानते हैं। ये पिगमेंट को हम लाइट सेंसर भी बोलते हैं। ये लाइट को सेंस करता है। अधिकतर कौन सी लाइट? रेड लाइट को या फिर फार रेड लाइट को ही ये सेंस करता है। जैसे ही लाइट पड़ती है सीड के ऊपर, तो वो बता देता है भाई, तुरंत चौका-चौंध हो जाता है वो, तुरंत भाई आ गया है, लाइट आ गया, अब जेमिनेट होने का टाइम आ गया है। बस यही काम रहता है फाइटोक्रोम का। जैसे ही रेड लाइट पड़ी, अब सनलाइट से बहुत सारे कीड़े आ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट, क्योंकि इसका वेवलेंथ हाई है। इससे हाई वेवलेंथ इसका इससे हाई वेवलेंथ किसका है आपका? फार रेड लाइट का। ठीक है। फार रेड लाइट का। लेकिन जैसे ही आपका रेड लाइट पड़ी, तुरंत वो सेंसर के रूप में काम करेगा और सेंस करके बता देगा कि भाई सीड, अब तुम्हें जर्मिनेट करने का टाइम आ गया है, अब जर्मिनेट हो जाइए। तो वो अपना काम करना शुरू कर देता है, जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा लाइट पड़ गई, ठीक है, फार रेड लाइट, बहुत हाई वेवलेंथ पे लाइट पड़ा दिया आपने, ठीक है, तो वो इनएक्टिव हो जाता है। जब एक्टिव कब होगा? जब रेड लाइट पड़ेगी। जब फार एक्टिव कब होगा? फार रेड लाइट उस पर पड़ेगी। ठीक है। तो ये फाइटोक्रोम का यही काम है, एक लाइट सेंसर का काम करता है सीड में। और जब भी लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो एब्जॉर्ब करता है, सेंस करके बताता है कि भाई अब टाइम आ गया है जर्मिनेट होने का। ठीक है। बस यही काम है। तो लाइट कैसे वर्क कर रही है सीड को जर्मिनेट होने में, समझ में आ गया? बस ये याद रखना। आई होप चीज़ समझ में आ गई आपको। ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, मैं डाल दूंगा, जो वहाँ पे क्लास भी डाल देता हूँ ये वाला। तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, जो आप ऐप पे भी देख सकते हैं। तो ये क्लास और उसके साथ साथ पीडीएफ दोनों मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज़ वाला टॉपिक को देखिए। वहाँ पे जहाँ क्लास होगी, क्लास वाले सेक्शन में अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट में पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो आगे देखते हैं। हाँ, आगे क्या है कि भाई वही बताना है कि थोड़ा सा आपको सीड के बारे में पता होना चाहिए, ताकि मैं हम क्वेश्चन के बारे में बात कर सकें आगे चल के। ठीक है। ये तो आपका जूम वर्जन है, लेकिन ऊपरी ऊपर से समझ लो सीड होता क्या है। तो जैसे कि मान लो कि आपको क्वेश्चन आ गया। ठीक है। ऑल सीड आर बीज। ठीक है। ऑल सीड आर, सॉरी, फ्रूट, और सम फ्रूट आर, क्या क्या बोले इसको, रूट। चलो रूट मान लेते हैं। अब आपको बताना है कि मतलब चार ऑप्शन दे देगा, आप ये कहाँ चले गए, हम लोग सिलॉक्स बनाने लग गए, सॉरी। इसको हम समझते हैं कि जो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ठीक है, सीड कैसे बनेगा, सीड कहाँ होता है? ऐसे बाहर सीड आपको मिल जाता है क्या? मिलता नहीं है। तो एक एग्जांपल के समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, एक आम का बगीचा है। इसका आम का पेड़ बनाते हैं पहले। ठीक है। आम है ये हमारे पास। ये बढ़िया सा, कौन सा आम है ये? लंगड़ा आम है? लंगड़ा आम नहीं लग रहा है, दूसरा बनाते हैं। ये बढ़िया, अरे यार पिचक जा रहा है। ये है आम। ठीक है। इसका पत्ता बना देते हैं। हालांकि पत्ता ऐसा मस्त लगता है, एक अंदर से निकलता हुआ। ठीक है। मस्त लग रहा है आम। तो ये हमारा आम है। मैंगो, मैंगो के अंदर का सीड आपको दिखाते हैं। देखो, ये अंदर कुछ सीड पड़ा हुआ है। चीड़ फाड़ कर दे तो अंदर इसके ऐसा सीड पड़ा होता है। ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि सीड, आम को ऐसे उठाओ और खनखना के देखो कान में कि भाई सीड बज रहा है कि नहीं बज रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसको जकड़ के रखता है अंदर। सीड जो है आपका, अच्छा सा बनाता हूँ एक बार, 1 मिनट।
तो ये आपका सीड होता है अंदर, ठीक है, आम के अंदर। तो ये है आपका सीड, ठीक है। तो ये आम का पेड़ है, सॉरी आम है ये, फ्रूट वॉल, ठीक है, फ्रूट वॉल है ये। और इसके अंदर आपका सीड है। और यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि बहुत सारे, हर एक सीड में अलग अलग होता है। तो ये जो सीड जो है आपका फ्रूट से कैसे कनेक्ट होता है, हाइलम के थ्रू, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइलम, ठीक है। यहाँ पे भी दिखा देते हैं आपको, ये दिख रहा है आपको हाइलम, ये वाला पार्ट देखो ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। ये आउटसाइड का सीन है, यहाँ पे इनसाइड का सीन आपको दिख रहा होगा, सीट के अंदर का है, सीट के बाहर का। तो ये ऊपरी लेयर का दिख रहा है आपको, सीट कोट है, ठीक है। तो ये आपका हाइलम बना है। तो हाइलम जो है हर एक सीड में अलग अलग पोजीशन पे हो सकता है। यही आपका मेन फ्रूट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सीड के अंदर जो हाइलम बना हुआ है, जब ये बाहर आएगा एक खुद पेड़ बनेगा, उसके बीज बनेंगे। तो ये इस तरीके से चलता रहता है भाई, ये पहले बना, ठीक है, ये बाहर आएगा, फिर से एक पौधा बनेगा, उसके अंदर जो फल लगेंगे उसमें भी हाइलम होंगे। तो मतलब कि जिस टाइप का उसका स्ट्रक्चर होगा हाइलम का, उसी टाइप में उसको मिलेगा। और हर एक सीड में अलग अलग हाइलम अलग अलग स्टेज पे अलग अलग पोजीशन पे पाए जाते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये सीड को ग्राइंड करने का काम करता है फ्रूट से। और भी जो टर्मिनोलॉजीज है यहाँ पे समझ लो, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल। अभी हमने देखा हाइपोजियल जर्मिनेशन और एपीजियल। एपी यानी कि एबव, हाइपो यानी कि बिलो, बिलो हाइपो। तो वही है, रेडिकल के ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, और उसके नीचे वाला पार्ट आपका हाइपोकोटाइल, ठीक है। एंडोस्पर्म कॉटिलिडन सेम है। कॉटिलिडॉन आपके सीड लीफ ही बोलते हैं, वो हर एक सीड के अंदर ही होता है। तो एंडोस्पर्म में आपके जो भी फूड एनर्जी वगैरह होती है वो स्टोर होती है। तो जो आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है अंदर की तरफ लीफ बनना, यहाँ पे आपके रेडिकल रूट्स आपके होते हैं, ठीक है। और यही आके चल के रेडिकल फॉर्म में, रूट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और सीड कोड समझ गए आप, टेस्टा जिसको बोलते हैं। और ये आपका फर्स्ट लीफ जो कि अंदर के जर्मिनेट होता है, उसके बाद ये बाहर आता है, ठीक है। बाकी टर्म समझ के, ये आउटसाइड से देख लो कैसा सीड दिखता है और इनसाइड से कैसा दिखता है। सीड कोड समझ गए आप लोग, जिसे हम टेस्टा के नाम से भी जानते हैं। टेस्टा आपका हार्ड कवरिंग, ठीक है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है एक सीड के ऊपर। अब आपने देखा कि बहुत सारे सीड में क्या होता है कि एक दो दो लेयर बने जाते हैं। जैसे आम मैंगो का एग्जांपल लेते हैं, तो जब भी आप इसका बीज देखेंगे, ठीक है, जब थोड़े से कवरिंग आ जाती है, तो एक ऊपर कवरिंग होती है जिसको हम टेस्टा भी समझ लिए, टेस्टा बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड होता है ये, और ये थिक भी होता है, ठीक है। और लेकिन इसके अंदर जब इसको फोड़ते हैं आप, तो इसके अंदर भी एक नाजुक सा, मतलब कि सॉफ्ट सॉफ्ट सीडनिंग बनता है। उसके ऊपर भी एक वाइट कलर की लेयरिंग होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टैगमेन, ठीक है। ये थोड़ा सा थिन होता है, ये इनर पार्ट पे होता है, ठीक है। ये आउटर आउटर लेयर है, सीड का आउटर लेयर, ठीक है, अपर मोस्ट लेयर, और ये आपका इनर लेयर, ठीक है। बस इतना समझ लो। टैगमन किसे बोलते हैं, सीड के इनर लेयर पे जो थिन पतली कवर लगी होती है, जिसको बोलते हैं टैगमन। जो आपका टेस्टा हो गया, सीड कोट सभी जानते हो उसको, ऊपरी लेयर प्रोटेक्टिव लेयर जिसे बोलते हैं, क्या बोलता है आपका टेस्टा या फिर सीड कोट, ठीक है। ये टर्म समझ गए। हमने इसका एनाटॉमी वगैरह भी देख लिया, नामकरण कर दिया आपने। आगे देखते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। व्हाट इज द टैग कलर ऑफ रजिस्टर्ड सीड। हाँ, अब मेन पार्ट क्या स्टार्ट हो रहा है हमारा, क्लासेस ऑफ सीड। अब देखो मेन, अगर हम क्लासीफाई करके सारे टाइप पढ़ लेंगे अच्छे से, तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही हलवा लगेंगे। तो जो आपकी ऑफिशियल सीड सर्टिफाइंग एजेंसी है, एओएस का, तो इनके द्वारा बताया गया भाई कि हम क्लासीफाई करेंगे सीड को चार भागों में, ठीक है। तो पहला कौन सा आपका, ब्रीडर, ब्रीडर सीड। दूसरा फाउंडेशन सीड। तीसरा रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड सीड। और चौथा है जो आपका सर्टिफाइड, सर्टिफाइड सीड। एक और होता है आपका जिसे हम जानते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सीड के रूप में, ठीक है। हालांकि ये फार्मर वगैरह को नहीं मिलता है,
और ब्रीडर सीड भी नहीं मिलता है फार्मर को, तो न्यूक्लियर सीड की प्रोजेनी ही आपका ब्रीडर सीड में आ जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी प्योर सीड होते हैं और इनका कोई कलर डिसाइड नहीं किया गया है। जो आपका न्यूक्लियर सीड है इसको कोई भी एज अ टैग कलर नहीं दिया गया है। जो भी क्वेश्चन पूछा गया था ना कि व्हाट इज द टैग कलर ऑफ रजिस्टर्ड सीड, तो उनकी प्योरिटी पूछी जाती है। ठीक है, सीड की प्योरिटी और टैग कलर, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बनता है। तो क्वेश्चन घुमाएंगे, यहीं से घुमा फिरा के पूछेंगे, तो आपको थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। और जो मैं यहाँ पे टेबल डाल के रखा हूँ इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं हमने क्या बात किया कि जो आपके ऑफिशियल सीड सर्टिफाइंग एसोसिएशन है उनके द्वारा बताया गया कि भाई हम चार चार क्लासेस में सीड को डिफाइन करेंगे, ब्रीडर, फाउंडेशन, रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड सीड में। तो यहाँ पे मैंने क्लासेस ऑफ सीड लिख दिए हैं, डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, जेनेटिक प्योरिटी और सर्टिफिकेशन टैग किस कलर का होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर सीड की बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि भाई ये 100% जेनेटिकली प्योर होते हैं ऐसे सीड। ठीक है, फिजिकली और जेनेटिकली दोनों तरीके से ये 100% प्योर होते हैं। इनको कोई भी कलर्ड स्पेसिफाइड कलर्ड नहीं दिया गया है। और ये प्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाता है? ओरिजिनल ब्रीडर, इंस्टीट्यूट, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हो गई, उनके द्वारा ये सीड बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा न्यूक्लियर सीड किसी को भी नहीं देते क्योंकि इनकी प्रोजेनी, इनकी पेडिग्री बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद है आपका ब्रीडर सीड दूसरे नंबर पे, जो कि प्रोजेनी है किसका? न्यूक्लियर सीड का। टैग कलर याद रखना, गोल्डन येलो होता है। तो सीड का जो टैग कलर होता है, आप अगर गोल्ड ब्रीडर सीड कहीं देखेंगे, जाकर कॉलेज वगैरह मिला तो इस तरीके का गोल्डन येलो कलर का इसमें सीड टैग कलर लगा रहता है। और क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपका न्यूक्लियर सीड का प्रोजेनी माना जाता है। और प्रोड्यूस कौन कर सकता है? जो आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं मेन मेन, ठीक है, उनके सुपरविजन में, उनके अंडर में ही ये सीड यूनिट प्रोड्यूस किया जाएगा। और मॉनिटर्ड बाय सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट एंड नेशनल सीड कॉरपोरेशन। तो यही जो कुछ डिपार्टमेंट हैं, कुछ कॉरपोरेशन है, जिनके द्वारा ही मॉनिटर्ड किया जाएगा कि भाई ये ब्रीडर सीड है कि नहीं है। ठीक है, टैग साइज पूछे तो भाई जो टैग कलर लगा रहता है इसका साइज भी कभी कभार पूछ लेता है, कितना होता है आपका? 12x6 सेंटीमीटर, 12x6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद फाउंडेशन सीट मेन आ जाओ, उसका उसकी प्रोजनी। ठीक है, बस ऐसे लेके चलना है, बस उसकी प्रोजनी, उसकी प्रोजनी, उसकी प्रोजनी। ठीक है, यहाँ पे NBF चल रहा है अभी। फाउंडेशन सीड जैम किस ब्रीडर सीड की क्या है? प्रोजनी है। इसका टैग कलर कैसा होता है? वाइट होता है पूरा। फाउंडेशन सीड का टैग कलर पूछे तो आधार शिला होती है वो सफ़ेद होनी चाहिए, सफ़ेद साफ सुथरी होनी चाहिए। तो आपका सफ़ेद क्या है? फाउंडेशन सीड याद रखना। और ब्रीडर सीड से गोल्डन येलो कुछ ट्रिक वगैरह बनाना है, बना लो आप। कोई अगर आपके दिमाग में खुरापाती आइडियाज़ आ रहे हैं तो इनके एक ट्रिक बना के याद रख लो। सिंपल ये चार ही तो है: ब्रीडर सीड, गोल्डन येलो, 100% प्योरिटी, फाउंडेशन सीड, वाइट कलर। ठीक है, प्रोजेनी किसकी है? ब्रीडर सीड की। और प्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाएगा? गवर्नमेंट के फर्म्स हैं और प्राइवेट प्रोड्यूसर बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, फाउंडेशन सीड वगैरह दे देंगे। क्या है प्योरिटी? जेनेटिक प्योरिटी आपकी 99.5% इसकी फिजिकल और जेनेटिक प्योरिटी रहती है। टैग कलर समझ गए, वाइट है। टैग साइज पूछे बता देना कि 15x7.5 सेंटीमीटर का रहता है। ठीक है, टैग साइज अलग अलग वेरी करा, इसका थोड़ा सा अलग था, बाकी चीज़ें आपकी सेम है। ठीक है, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड, सर्टिफाइड सीड का टैग साइज बिल्कुल सेम है। कलर याद रखो। रजिस्टर्ड सीट एग्जैक्ट डाटा मिलता है तो मैं डाल दूंगा, अगर किसी को पता है कमेंट में बताइए। सर्टिफाइड सीट का याद रखना 99% रहता है। आई थिंक इसका भी 99.5 ही है या फिर 99 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, रजिस्टर्ड सीट आपका प्रोजेनी किसकी है? फाउंडेशन सीट का टैग कलर क्या है? पर्पल है। तो ऐसा कुछ टैग कलर इसका दिखता है। और सर्टिफाइड सीट का क्या है? टैग कलर ब्लू है। और इसकी जेनेटिक प्योरिटी 99% रहती है। और टैग साइज का ये देख लो, 15x10⁻⁵ रहता है। ठीक है, तो ये चार मेन जो अलग अलग क्लासेस हैं उनके बारे में चीज़ें आपको याद रखनी है, ये आपके भरोसे है। तो ये PDF में दे दूंगा, डाल के आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर अगला क्या पूछ रहे हैं? हाँ, इसका आंसर बताइए क्या था? व्हाट इज द टैग कलर ऑफ रजिस्टर्ड सीड? क्या था? पिंक, ब्लू, वाइट, पर्पल या फिर येलो? आंसर बताइए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? पर्पल। पर्पल कलर ही याद रखना अलग से कि पर्पल कलर रजिस्टर्ड सीड के लिए।
और पहला हमने क्या देखा था, न्यूक्लियस सीड जिसका कोई कलर नहीं है। उसके बाद हमने देखा था ब्रीडर सीड जो कि हमारा गोल्डन येलो कलर का है। ठीक है, किसकी प्रोजेनी है, न्यूक्लियस की। उसके बाद फाउंडेशन है, फाउंडेशन हमारी आधारशिला सफ़ेद होनी चाहिए। ठीक है, वाइट होनी चाहिए, प्योर वाइट, वाइट कोट कलर। टैग कलर वाइट हो गया, प्रोजेनी किसकी, ब्रीडर सीड की। साइज क्या है, 15 7.5। रजिस्टर्ड सीड आ जाओ, रजिस्टर्ड को हमने पर्पल बना दिया, हमने इसीलिए कलर भी उसके साथ ही दे दिया भाई, उसको दिमाग में छाप लो। ये देखो, यहाँ पे हमने क्या दिया, कलर भी दे दिए भाई, इसको भी कलर दे दिए, इसका वाइट ही रखा है हमने, ये वाइट है। तो बस एक बार दिमाग में छाप लो, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया दोस्तों। यहाँ तक इसके लिए काफ़ी था, इतना क्लासेस में ये कर लेना, उसके आगे क्वेश्चन नहीं आने वाला। अगर घुमाए फिर आएंगे तो इसी में घुमाएंगे और ज़्यादा नहीं जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीड डोरमेंसी। तो सीड डोरमेंसी के लिए कौन सी इसमें से ऑप्शन बताना है कि जो रिस्पॉन्सिबल होती है। आपके ऑप्शन दिए हैं, क्या ऑप्शन है, एक मिनट। फंगल ग्रोथ, सॉरी, फंगल ग्रोथ है, पैथोजन इन्फेस्टेशन, फिजिकल क्रैकिंग, इमेच्योर एम्ब्रियो या फिर डिस्टॉर्टेड सीड कोट। तो चारों ऑप्शन काफ़ी क्लोज लग रहे हैं। एक बार सीड डोरमेंसी के बारे में समझते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो सीड डोरमेंसी क्या है कि भाई उसको सारे फेवरेबल कंडीशन दे दो आप, पानी दे दो, हवा दे दो, अच्छे खासे टिलेज दे दो, मतलब कि सॉइल वगैरह दे दो, फिर भी ये बेचारे ऐसे होते हैं कि किसी न किसी कारण की वजह से जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कारण हैं, उनको समझते हैं एक एक करके। देखो, तो सबसे पहला हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी या फिर इनहर्ट, प्राइमरी इसको बोलते हैं इन हर्ड डोरमेंसी, या फिर इसको नेचुरल डोरमेंसी बोलते हैं, नेचुरल डोरमेंसी। तो ये जेनेटिकली कंट्रोल डोरमेंसी है, बहुत ही कॉमन है। अक्सर इसकी वजह से, नेचुरल डोरमेंसी की वजह से जो हमारे सीड होते हैं वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। तो इनहर्ट है इसमें, तो यानी कि जो सीड होता है हमारे पास, उसके अंदर या तो कुछ अंदरूनी कुछ दिक्कतें आएंगी या फिर बाहरी कोई दिक्कतें होने की वजह से वो सीड जो है ठीक से जर्मिनेट नहीं हो पाता है। तो जो आपका एक्सोजीनस डोरमेंसी होती है और ये आपका इंडोजीनस, जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई बाहरी फैक्टर इसको अफेक्ट कर रहा है तो आपका एक्सोजीनस, और कोई अंदरूनी फैक्टर इसको इफेक्ट कर रहा है तो इंडोजीनस। अब एक्सोजीनस के बारे में समझते हैं, जैसे आपका फिजिकल डोरमेंसी, इसको जिसमें आपका आ जाता है मैकेनिकल डोरमेंसी या फिर केमिकल डोरमेंसी। फिजिकल यानी कि आपका मतलब सीट कोट वगैरह बहुत ज़्यादा हार्ड रह गया, ठीक है, अच्छी तरीके से उसमें वाटर एंट्री नहीं ले पाया, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंच पाई, तो आपका वहाँ पे डोरमेंसी शो करता है। ऐसे आपका इसमें आपका मैकेनिकल 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 डोरमेंसी में आपका एक्सोजीनस में ही आता है। तो इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो का ग्रोथ वगैरह नहीं होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन आते हैं फिजिकल कंडीशन की वजह से, चीज़ें क्या है रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, एम्ब्रियो ग्रोथ नहीं कर पाता है। और एक्सोजीनस में एक और है आपका केमिकल। केमिकल से आप क्या समझते हैं, कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड जो कि सीड के अंदर कहीं से बाई चांस रह गया, ठीक है, कहीं से भी आपको मिल गया या फिर उसके टच में आ गया, ठीक है, उसकी वजह से डोरमेंसी शुरू होती है, वो ठीक तरीके से जर्मिनेट नहीं हो पाता है। इसी तरीके से इंडोजिनस की बात कर लेते हैं, जो आपका इंटरनल फैक्टर, तो ये ऊपर वाले जितने थे वो बाहरी फैक्टर की वजह से, एक्सोजीनस जो फैक्टर थे, बाहरी फैक्टर जो भी थे, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, फिजिकल और केमिकल और फिर मैकेनिकल हो, उसकी वजह से सीड डोरमेंसी शो करती होती थी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो इंडोजीनस डोरमेंसी है, जिसमें आपका इंटरनल फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आपका पहला है आपका मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी। इसमें मेन क्या होता है कि जो एम्ब्रियो का ग्रोथ होता है वो नहीं हो पाता है ठीक से, ठीक है, एम्ब्रियो मैच्योर नहीं हो पाती, उतना ग्रो नहीं हो पाता इनसाइड से, यानी कि फुल्ली डेवलप्ड नहीं हो पाती है एम्ब्रियो। ये होता है आपका मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अगर अगर आपको ये पता है बाहरी मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी में एम्ब्रियो इमेच्योर रह जाती है, अगर ये पता होगा तभी आप आंसर मार्क करके आ पाएंगे। तो क्वेश्चन एक लेयर और अंदर गया है, अगर देखेंगे आप जिसे पूछा गया है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल
डोरमेंसी और दूसरा आपका फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी। ठीक है, इसमें क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कि यहाँ पे एम्ब्रियो तो मैच्योर हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर केमिकल साइन कुछ शो करते हैं उसमें, जिसकी वजह से जेमिनेशन प्रिवेंट हो जाता है, वो हो नहीं पाता ठीक तरीके से। अब इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन एक और है इसमें, मॉर्फोफिजियोलॉजिकल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि दोनों के सिम्टम्स इसमें आ जाएंगे। जैसे आपका पहला तो एम्ब्रियो का मेच्योर रह गया, उसके साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस दोनों शो करेंगे, क्या बोलेंगे उसको, तीसरा सॉरी मॉर्फोफिजियोलॉजिकल डोरमेंसी। ठीक है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये समझ गए आप। तो इसमें तो टाइप ही था हमारा, क्या था कि जो हम लोग प्राइमरी में पढ़ रहे थे, तो प्राइमरी में एक्सो और इंडो दोनों देख लिया, उनमें भी अलग अलग टाइप देख लिए। अब इसमें दूसरा कौन सा है, इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड डोरमेंसी। ठीक है, इंड्यूस्ड डोरमेंसी की बात करते हैं। तो इंड्यूस्ड डोरमेंसी जो है सीड में कब देखने को मिलेगी, जब सीड जो है प्लांट को छोड़ चुका है। तो जेनेटिकली कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं होती है यहाँ पे मेन कॉज करता है आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, तो इसमें आपका पहला कौन सा, थर्मो, थर्मो ही नाम है, यानी कि थर्मो से क्या समझते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है, थर्मोडोरमेंसी यानी कि एक्सट्रीम टेम्परेचर। ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, थर्मो यानी कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या करेगा वहाँ पे, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया। ठीक है, थर्मो हाई और लो, तो यही है एक्सट्रीम टेम्परेचर या फिर टू कोल्ड, टू कोल्ड हो गया तो यहाँ पे थर्मोडोरमेंसी शो होने वाली है। ठीक है, उसके बाद इसमें सेकंड नंबर कौन सा है, स्कोटो, स्कोटो डोरमेंसी। स्कोटो यानी क्या समझते हैं आप लोग, स्पेक्ट्रो वर्ड सुना है आपने, वैसे से बना है स्कोटो, जिससे यानी कि लाइट। तो लाइट की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। सीड को जर्मिनेट होने में लाइट कंडीशन में पहले पढ़ा था। अगर लाइट ठीक से नहीं पहुंच रही है तो क्या होगा, डोरमेंसी शो होगी। तो जितनी लाइट चाहिए थी भाई उतनी लाइट मिली नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, स्क्लेरोडोरमेंसी, लाइट कंडीशन वहाँ से ठीक से नहीं पर्याप्त मिल पाई, इसलिए ये शो हो गया। उसके बाद एक और आता है तीसरा इसमें हमारा, जो आपका इन्फोर्स्ड डोरमेंसी। ठीक है, इसको समझते हैं। इनफोर्स भी सेम है, आपका एक्सटर्नल फैक्टर ही इसमें मायने रखता है। जैसे कभी कभार क्या होता है कि आपसे जो सीड होती है ज़मीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा घुस जाती है। ठीक है, यानी कि वो डीप में चली गई काफ़ी ज़्यादा, उतने तरीके से वहाँ पे हवा पानी नहीं पहुँच पाता, तो इसलिए वो नहीं ग्रो पाती। तो बाकी जो भी एक्सटर्नल फैक्टर रहते हैं नेचुरल ग्रोथ को जो डेवलप करने की प्रोसेस होती है वो नहीं हो पाती है एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। तो इसीलिए वहाँ पे डोरमेंसी शो करती है, जिसको हम बोलते हैं इन्फोर्स्ड डोरमेंसी। तो अगर क्वेश्चन बनता है आपसे तो क्या पूछेगा, जैसे यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, क्या पूछ रहे हैं कि भाई रिस्पॉन्सिबल फॉर द सी डोरमेंसी। तो या तो डायरेक्टली आपको सारे डेफिनेशन पता होना चाहिए, उसके अंदर की जो चीज़ें हैं मेन मेन की फैक्ट की पॉइंट पता होने चाहिए, तभी आप आंसर मार्क कर पाएंगे। या फिर डायरेक्टली नाम दे देगा कि भाई इंडोजिनस डोरमेंसी कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डोरमेंसी कंडीशन। तो आपको अगर पता होगा कि भाई प्राइमरी या फिर इनहर्ट डोरमेंसी में इंडोजीनस डोरमेंसी आती है, जिसमें आपके इंटरनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं सी डोरमेंसी के लिए, कौन कौन सा, मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोफिजियोलॉजिकल। समझ गए। ऐसे आपका अगर स्कॉटो डोरमेंसी के बारे में पूछ दे कि स्कॉटो डोरमेंसी कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डोरमेंसी कंडीशन, तो वो आपको पता होना चाहिए भाई इंड्यूस डोरमेंसी के अंदर आपका स्कॉटो और थर्मो दोनों आते हैं। समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आंसर नंबर हमको आपको बता दिया, क्वेश्चन इसका आंसर नंबर डी करेक्ट है। आगे देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ पर्ल मिलेट हाइब्रिड फॉर द सर्टिफाइड सीड। आई थिंक ये 2024 का क्वेश्चन है, ये फो मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने टेबल दिया हुआ है, यहाँ से आपको याद करने पड़ेगा। तो किसका पूछा था यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या पूछा था कि आपको पर्ल मिलेट का ना, पर्ल मिलेट का बताना हाइब्रिड सीड का।
तो हाइब्रिड सर्टिफाइड सीट जो है हमारे पास ये है, और फाउंडेशन में के लिए भी पूछा जाता है। फाउंडेशन का एसोसिएशन डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, और सर्टिफाइड सीट जो होते हैं आपके एसोसिएशन डिस्टेंस का थोड़ा सा कम होता है। तो पर मिनट है आपका, तो 200 मीटर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और बाकी की चीज़ें भी याद कर सकते हैं। टाइप ऑफ क्रॉप सेल्फ पॉलिनेटेड में आपके कुछ अलग अलग वेराइटीज़ दे दी गई हैं, एक बार देख लो। राइस, वीट, रागी, ग्राउंडनट, ग्रीन ग्राम, काउपी, टोमेटो। फाउंडेशन और सर्टिफाइड दोनों सेम है, 3 मीटर 3 मीटर रखते हैं। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में आपका मेज मस्टर्ड 400 मीटर फाउंडेशन, 200 मीटर सर्टिफाइड। पर्लिमेंट हमने देख लिया 400 200। ओनियन 1400। सनफ्लावर 1500। ठीक है, ऐसे याद करके रख लो कि भाई जो जो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप हैं उनके लिए फाउंडेशन सीड जो भी है उनके लिए क्या आइसोलेशन डिस्टेंस है, और सर्टिफाइड सीड के लिए क्या आइसोलेशन डिस्टेंस है, ये अलग अलग दे दिए हैं। ऐसे ऑफन क्रॉस पोलिनेशन में आपके पिजन पी आ गया, कॉटन, भिंडी, चिली और ब्रिंजल, तो उनके लिए भी अलग अलग दिए हैं। पिजन पी में 100 फाउंडेशन, 50 सर्टिफाइड। कॉटन का 50, फाउंडेशन सीड का आइसोलेशन डिस्टेंस बात करते हैं 50, और सर्टिफाइड सीड का आइसोलेशन डिस्टेंस 30। ठीक है। चिली आपका ओकरा देखते हैं तो 400 फाउंडेशन सीड में, सर्टिफाइड का रहा तो 200 मीटर। ठीक है, तो ये कुछ डिस्टेंस दे दिए। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सीड रिप्लेसमेंट रेट पूछा गया है, और मे बी आपके क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पे डायरेक्टली क्रॉप वाइज अभी रिसेंटली कुछ क्रॉप के रिलीज किए गए थे, ईयर वाइज भी पूछ सकता है। जैसे कि अभी डाटा आया था गवर्नमेंट का, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। लोवेस्ट सीड रिप्लेसमेंट रेट किसका है? ग्राउंडनट का है। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, नीली वाली पट्टी जा रही है। सबसे कम किसका है? कितना है? 25.24। ठीक है, उसके बाद रैप सीड, सॉरी रैप सीड के ज़्यादा है। हाईएस्ट किसका है यहाँ पे? 80 किसका गया है? सनफ्लावर। तो ईयर वाइज दे दिए, 15-16 में, 16-17 में। तो ये अलग अलग ईयर वाइज आइसोलेशन डिस्टेंस बताया गया है। तो सबसे कम किसका देखा हमने? ग्राउंडनट का देखा। बाकी के भी जो अलग अलग क्रॉप हैं उनके भी याद करके रख लेना, परसेंटेज में दिया गया है। अगर क्वेश्चन बना आप इजीली मार्क कर पाएँ। तो ये बात हो गई किसकी? एस आर आर, इम्पॉर्टेंट तो है ही है, उसके साथ साथ एस एम आर, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे भी आपको ग्राउंडनट देखेंगे सबसे कम है आपका 1:8 है। ठीक है, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ग्राउंडनट का सबसे कम है। और बाकी क्रॉप के भी दिए गए हैं। पैडी का आई थिंक पूछा गया था, हाइब्रिड का, तो 100, और नेचुरल पूछे नॉर्मल का 180। ठीक है, वीट का 120। नंबर याद रखो, 1 तो आगे लगा ही लेंगे आप, बस एक नंबर याद रखो, 20 है, 80 है, 100 है। ठीक है, इस तरीके से एस एम आर भी याद कर सकते हैं, ईजी है। और कुछ क्वेश्चन है इसमें। एक क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप है लोवेस्ट सीड रिप्लेसमेंट रेट? एस आर आर। एस आर आर पूछा गया था, अभी किसका था? ग्राउंडनट का था। आंसर नंबर बी याद रखो। ठीक है, जो टेबल दिया था उसको याद रखना, और एस एम आर एस एस आर दोनों याद रख लेना। तो ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा डाउनलोड। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और भी 2 टॉपिक टच करेंगे और क्वेश्चन करा के इसको ख़त्म कर देंगे, ये 2 क्लास में। और भी अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और मेंस की बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज हमने बना दी है, पैडॉन का फुल लेंथ मॉक। काफ़ी बच्चों ने उसको पसंद किया, क्वेश्चन बहुत ही क्वालिटी लेवल हमने ऐड किए हुए हैं। अगर आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं है अभी भी, तो जाके डाउनलोड कर सकते हैं ऐप पे या फिर वेबसाइट, दोनों पे। बहुत ही कम कम प्राइस हमने रखा है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो पैडॉन का मास्टर नोट्स जो हमने अभी आपको दिखाया, ये सारे डाटा वगैरह वहीं से हमने लाए हैं, तो उस नोट्स में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो पैडॉन का मास्टर नोट्स बहुत ही कम प्राइस में रखा है। अगर पैडॉन का मास्टर नोट्स मिल लेते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। ठीक है, तो ये फ़ायदा उठाना तो उठा सकते हैं आप, ऐप पे या फिर एप्लीकेशन पे दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इनरोल कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो डायरेक्टली आप डीएम कर दीजिए हमको टेलीग्राम पे @agree विमल पे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आप डायरेक्टली डाल दीजिए और मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। तो ये था वीडियो दोस्तों आज का। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, तक के लिए धन्यवाद। अपना फीडबैक जरूर बताइए कमेंट में कैसा लगा वीडियो, और किस पे आप क्लास देखना चाहते हैं वो भी हमें बता सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग, तब तक के लिए धन्यवाद।